अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। गुजारिश ये है कि 9 मई के बाद अली मोहम्मद ख़ान जिस तरीके से पुलिस की फस्तायत का शिकार हुआ और जिस तरीके से हौसले के साथ वो डटा रहा, उसने साबित कर दिया कि इमरान खान का हकीकी सिपाही है। उसने कल तकरीर करते हुए वो बातें बताई जो आम फहम इंसान जो है उसकी चीखें निकल गईं। पहले उनकी तकरीर को देख लेते हैं, उसके बाद जो है इस पर हम तबसरा करेंगे इंशाअल्लाह। देखो, इस मुल्क में अभी हमारे एक छोटे भाई ने बात की, खूबसूरत बात है। इस मुल्क में उनके बच्चों ने भी रहना है जो उनके इशारों पे नाचते हैं। अगर एक निजाम नहीं दोगे ना इंसाफ का, ये निजाम मौजूदा तुम्हारे बच्चों का गोश्त नोच के खाएगा। किसी के सर की इज्जत महफूज नहीं, किसी की खातून बच्ची की इज्जत महफूज नहीं। छोटी छोटी बच्चियों की असमत दरिया हो रही है, लोग अपना जिस्म बेचने में मजबूर है, बच्चे भी और बच्चियां भी। क्या किसी को कोई होश है? ये कैसा इंसाफ का निजाम है? ये कैसा इस्लाम पे मबनी मुल्क है कि जब 70 साल से जुल्म होता रहा, कुछ ना हुआ, लेकिन जब एक शख्स उठा और उसने उस निजाम को चैलेंज किया तो उन सब ने मिलकर उसको पकड़ के गोलियां मार के जेल में डाल दिया। आज ये लड़ाई इमरान खान की नहीं है। वो एक इंसान है 72-73 साल का, चंद साल जिंदगी होगी, फिर कुल नफ्स ज़ाइक़तुल मौत। आपने फैसला करना है कितने टीपू सुल्तान कुर्बान करने, आखिरी बात मजीद करने हैं या आप इसके साथ चलना है? क्या इस उम्मत के नसीब में सिर्फ टीपू सुल्तान के सर की बल्ली चढ़ना है या कभी टीपू सुल्तान को कंधों पर बैठा के इक़्तिदार के वालों में भी बैठाएंगे अपनी अवामी ताकत से? दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। जमीन हासिल नहीं किया था, ये एक सोच थी। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर आपके दिल में दर्द उठना चाहिए। जब फलस्तीन में लोगों के सरों के ऊपर टैंक गुजरते हैं, जब कश्मीर में असमत रेज़ी होती है, आपका दिल दुखना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं तो महफूज रहूं लेकिन मेरे मुल्क में अड्डे हो जहां से जहाज उड़ के मेरे पड़ोस में मेरे मुसलमान बरादरी अफगानिस्तान के ऊपर बम गिराएं, तो फिर चाहे इख्तिदार भी जाए फिर एब्सोल्युटली नॉट होगा। मेरे दोस्तों, इमरान खान साहब से मैंने एक बहुत बड़े आलिम की मौजूदगी में यह बात की और आज लीडरशिप भी मौजूद है, आपके भी नॉलेज में यह बात आ जाए। मैंने चेयरमैन को कहा, खान साहब एब्सोल्युटली नॉट भी एक रीजन है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे बड़ी वजह एक और है, और वो ये है 75 साल से इस मुल्क में एक निजाम नहीं चलने दिया जाता। वो है इंसाफ का, वो है कुरान का। सन 42 में जब कायद आज़म ने फरमाया कि हमसे अक्सर लोग पूछते हैं क्या जिस पाकिस्तान की बात करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, उस पाकिस्तान का निजाम हुकूमत क्या होगा? तो कायद ने फरमाया कि मैं कौन होता हूं इसका फैसला करने वाला। इसका फैसला तो 1400 साल पहले कुरान में हो चुका। कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा। तो जो कुरान की बात करेगा, जो शरीयत की बात करेगा, जो हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेगा, जो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की बात करेगा, या फांसी चढ़ाया जाएगा या जेल में डाला जाएगा या उसको गोलियां मारी जाएंगी। मेरे दोस्तों, बात तवील हो रही है, मैं उसको मुख्तसर करता हूं। खान को मैंने कहा कि खान साहब, जिस नजरिए से इस मुल्क को रोका गया है, आपने दुश्मन की कछार में घुस के अमेरिका में जाके जब हुर्मत की जंग लड़ी, और जब आपने दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस जो हमने की थी उसमें आपको याद होगा खान ने एक बात की थी तमाम आलम इस्लाम के लीडर से कि आओ हम एक मुस्लिम ब्लॉक बनाए जो मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, जो फलस्तीन में इसराइल के खिलाफ या कश्मीर के हकूक का या अक़वाम आलम में मज़लूम मुसलमान का हक उसका पूछे। तो मेरे कान खड़े हो गए, मेरे दिल में वसवसा पैदा हुआ कि अब नहीं छोड़ेंगे इसको। लेकिन इंशाअल्लाह we all stand strong with Imran Khan for Pakistan according to the vision of Muhammad Ali Jinnah। वो पैगाम जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पहुंचा है और निजाम है अदल और इंसाफ का। अगर आप इस कायनात पे नजर डालें तो सवाए इंसान के और उसके अमाल के सूरज, चांद,
ستارے، درخت، پانی، پرندے، جانور، چرند پرند، سارے ایک نیچرل جسٹس پہ چلتے ہیں۔ جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے۔ یہ انسان ہے جس نے انسانیت کو جنگل کا بازار بنا دیا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا تعلق اس کمیونٹی سے ہے جس نے یہ ملک بنایا، جس وجہ سے میں وکالت میں آیا۔ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، انجینئر تھا، سائنس کی تعلیم تھی۔ وہ ایک وجہ تھی کہ مجھے ایسا لگا 27 سال کی عمر میں کہ جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا، فیلڈ میں تھا، مجھے ایسے لگا کہ یہ ملک کے لیے روڈ اور برج بنانا ضروری ہے۔ I was a civil engineer۔ لیکن جو ظلم ہے، جو کرپشن ہے، جب تک اس کا راستہ نہیں روکا جاتا، یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دوستو، میں اللہ کا احسان مانتا ہوں کہ 27 یا 28 سال کی عمر میں یہ خیال میرے ذہن میں آیا، اور پھر یہ سوچا کہ دو راستے ہیں، یا تو طاقت کے زور سے بزور شمشیر آپ نے ٹھیک کرنا ہے، یا پھر قلم اٹھا کے قائد اعظم کی طرح حق کی راہ میں نکلنا ہے۔ پوری پاکستانی قوم کو اس میں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس کام پہ قسم اٹھائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، اس ملک کو بنانے والا اس پیشے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہمیں جو اللہ کی ان کی ایک سنت ہمارے پاس پہنچی، وہ کیا ہے کہ القاسم حبیب اللہ محنتی اللہ کا دوست ہے۔ یہاں لائرز موجود ہیں، اکثریت موجود ہے۔ وکیل یا کوئی زمیندار، کوئی کسان، اگر آپ نے اللہ پہ توکل دیکھنا ہو تو آپ کسی وکیل یا کسان کو دیکھیں۔ کسان جو رات کو 2 یا 3 بجے اٹھ کے پانی لگاتا ہے کھیت کو، بیج بوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے توکل چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگائے گا۔ اور وکیل جب گھر سے نکلتا ہے کچہری میں، سردار کھوسا صاحب بیٹھے ہیں، اس اسٹیج تک پہنچنے میں بڑا وقت لگتا ہے، آپ کو کچہری میں وکلاء کے بیچ میں بیٹھ کے اس ایک موکل کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کی درخواست لکھ کے ضمانت کی آپ اپنی کیریئر کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو دوستو، محمد علی جناح نے یہ ملک بنایا، قلم کی طاقت سے بنایا، اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے جس میں انصاف ہوگا۔ ورنہ نماز ہم متحدہ ہندوستان میں پڑھ رہے تھے، روٹی ہمیں روزی مل رہی تھی، ہم کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہمارے بدن سے کوئی کپڑا کھینچ رہا تھا، لیکن ہم اپنی من مرضی کے مطابق اللہ کے حکم سے نظام مملکت، امور سلطنت نہیں چلا سکتے تھے۔ اور یہاں وہ بات آتی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ غلام نہیں ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے انگریز کے غلام یا امریکہ کے غلام نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ میسج ہے جو عمران خان نے دیا کہ ایبسولوٹلی میرے دوستو، اگر ہم مسلمان ہیں